हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया व्याकरण कराइए व्याकरण। तो भैया इस समय व्याकरण ही करा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेटर राइटिंग करा दिया है, समास करा दिया है, आपका अलंकार करा दिया है, ठीक है। और आज आया हूँ लेकर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है निबंध लेखन, ठीक है। यानी कि हिंदी में निबंध लेखन और इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे राइटिंग, ठीक है। और इस ऐसे राइटिंग को कई बार आपके पेपर में देखा गया है, इसीलिए लेकर हम आए हैं। चलिए, तो निबंध लेखन क्या होता है। निबंध लेखन से हमारा अभिप्राय है कि आपके विचारों और ज्ञान को व्यक्त करने का ये एक शानदार तरीका होता है। एनआईएस की कक्षा 10th में निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन बातों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो है टॉपिक। देखिए, आपको दिए गए विषय को समझना पड़ेगा, विषय से हटकर बिल्कुल ना भटके, उसी पर फोकस रहे, ठीक है। जो भी विषय पूछेगा उसी पर ही रहना पड़ेगा, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने रूपरेखा बनाए, ठीक है। रूपरेखा मतलब होता है कि आउटलाइन, कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन मालूम होना चाहिए कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्यों होता है, पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, कंक्लूजन को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आउटलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि निबंध लिखने से पहले एक रूपरेखा बनाए, इसमें विषय का परिचय, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष शामिल होना चाहिए। रूपरेखा आपको संगठित ढंग से लिखने में मदद करेगा, ठीक है। यानी कि आप पॉइंट टू पॉइंट किनारे पे लिख देंगे ना, तो भी आपको क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थर्ड आता है संरचना। संरचना की बात करूं तो यहाँ 3 मुख्य भाग की बात की है। पहला तो है भूमिका, इंट्रोडक्शन। दूसरा है मुख्य भाग, यानी मुख्य भाग मतलब बॉडी, ठीक है। यानी बॉडी के अंदर क्या क्या लिखोगे, फैक्ट लिखोगे यानी तथ्य, आंकड़े यानी डाटा, एग्जाम्पल लिखोगे उदाहरण, ठीक है। और उचित भाषा का यूज़ करोगे कि भाई सही भाषा होनी चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ में एक मुख्य विचार शामिल होता है, ठीक है। और निष्कर्ष में आप अपने बारे में मतलब अपनी तरफ से क्या सोचते हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भाषा समझने लायक होनी चाहिए, यानी कि सरल, स्पष्ट और शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करें, जटिल शब्दों से बचें और व्याकरण की जो है ना, व्याकरण जो है ना उसका यूज़ सही तरीके से करें, क्योंकि हिंदी के अंदर व्याकरण की मात्राओं की और बिंदुओं की क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है और उसको गलत करते हैं और उसके मार्क्स भी करते हैं, ठीक है। फिर आप आगे बोलोगे भैया हमको समझ नहीं आ रहा मार्क्स कैसे कट रहे हैं, तो मार्क्स ऐसे ही करते हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता मात्राओं पे और बिंदुओं पे, ठीक है। चलिए सो आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने है एक प्रॉपर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में है हमारा टॉपिक यानी पॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में सबसे पहले आप भूमिका में लिखेंगे कि प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो चुका है। ये वायु, जल और धरती तीनों को क्या करता है, दूषित करता है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। इस निबंध में हम प्रदूषण के विभिन्न प्रकार और उसके कारणों को देखने वाले हैं, ठीक है, और उसके नुकसानों पर चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको मुख्य भाग लिखना होगा, ठीक। उसके बाद हम मुख्य भाग लिखेंगे। मुख्य भाग में आप लिखेंगे कि प्रदूषण कई रूपों में आता है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कई सारे शामिल होते हैं। वायु प्रदूषण वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों से होता है। जल प्रदूषण औद्योगिक कचरे, रासायनिक और अनौपचारिक जो मलजल होता है उनके कारण होता है। मृदा प्रदूषण जो होता है वो कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है वो हॉर्न बजाने से, निर्माण कार्य और तेज आवाज़ वाली जो चीज़ें होती हैं यंत्र, उनका यूज़ करने से होता है। और प्रदूषण के कई और कारण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, वनों की कटाई हो गया, ठीक है, लोगों की लापरवाही हो गई, ठीक है। प्रदूषण से वायु संबंधी बीमारी भी होती है, जल जनित होती है रोग, ठीक है, कैंसर होता है, अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं, और यह वन्य जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है और उनके पारिस्थितिक तंत्र को भी असंतुलित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष देख लेंगे, ठीक है। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाकर, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाकर, ठीक है, और कचरे का पुनर्चक्रण करके प्रदूषण को कम कर सकते हैं, और साथ ही पर्यावरण को और भी जागरूकता से फैलाकर भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये प्रदूषण है और इस पर कई बार एनआईएस पर पूछा गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को तो बनाकर जाना ही जाना है। और इसके अलावा कुछ लाइनें मैं फिक्स बता देता हूँ कि कोई सा भी आ जाए, कोई सा भी ऐसे आर्टिकल या कोई सा भी ये पत्र, मतलब कुछ भी आ जाए, जिस तरीके से ये बता रहा हूँ ना, ऐसे राइटिंग हो गया, निबंध बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, आर्टिकल हो गया, इनमें ना मैं कुछ लाइनें फिक्स बताता हूँ जो करना ही करना है। देखिए, कंक्लूजन में आप हमेशा याद रखना 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है
कि पीपल शुड मेक यूनिटी, यानी कि लोगों को क्या करना चाहिए, साथ मिलकर इस समस्या का, चुनौती का सामना करना चाहिए। पहली लाइन ये सब में लिख देना। दूसरा है सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, यानी गवर्नमेंट को ना सख्त कदम यानी कि स्ट्रिक्ट लॉ जो है ना वो लागू करने होंगे इसके खिलाफ। ठीक है, देखो 2 लाइन मिल गई ना, यानी कि पहले तो पीपल शुड मेक यूनिटी, यानी पहले लोगों को साथ में आना चाहिए इस बीमारी के खिलाफ या इस चुनौती की या फिर जो भी समस्या है उसके खिलाफ। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट को इसके अंदर देखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि पीपल को खुद समझना चाहिए, कि अपने आप को समझना चाहिए कि ये गलतियां ना करे, क्योंकि देखो आर्टिकल निबंध जो होता है ना वो किसी गलतियों को लेकर ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, 3 लाइन तो ये हो गई है। और चौथी लाइन ये हो गई है कि भैया हम लोगों को यानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमको इस चीज़ से बचना चाहिए। ठीक है, और कम से कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4-5 लाइन जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और लास्ट में कंक्लूजन में हमेशा चाहिए का यूज़ होता है। ठीक है, इंग्लिश में जब आप लिखोगे ना आर्टिकल तो वी शुड करके लिखना हमेशा, कि वी शुड मेक यूनिटी, पीपल शुड से दिस। ठीक है, यानी कि शुड का यूज़ ज़्यादा करना, चाहिए मतलब होता है शुड। ठीक है, समझ में आ गया। और वहीं पे जब मैं रीज़न बताऊंगा, इफेक्ट बताऊंगा, देखिए किसी भी चीज़ का ना सबसे पहले एक इंट्रो होता है। इंट्रो को बोलते हैं क्या, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप पहला सवाल क्या होगा, क्या पढ़ने के लिए आए। मैं आपको बोलूँगा हिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं आप लोग। ठीक है, आप बोलेंगे क्यों पढ़ने के लिए आए, तो दूसरा कारण है क्यों। क्यों मतलब रीज़न। ठीक है, पहला इंट्रो, दूसरा रीज़न, ठीक है कारण बताएंगे, और तीसरा इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आप मुझसे बोलेंगे ठीक है मैं पढ़ तो लूँगा मगर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो तीसरा प्रभाव, और चौथा कंक्लूजन कि इससे मिलेगा क्या। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आर्टिकल और निबंध लिखा जाता है, वो भी 4 पैराग्राफ में। पहला क्या, फिर क्यों, फिर कैसे, या फिर क्या रीज़न, क्या प्रभाव। ठीक है, और चौथा जो है अपना सबसे पहले मतलब सबसे लास्ट निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। समझ में आ गया आप लोगों को, आर्टिकल या निबंध सेम ही होता है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक यहीं तक था। ठीक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें अन्य सुझाव भी दे रखे हैं, और अन्य सुझाव में है अपने निबंध को रोचक बनाने के लिए ना उपाख्यानों या उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, जैसे कि शब्द सीमा होगी उन पर ध्यान रखिएगा। 150 शब्द तो 150 शब्द पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं 150 शब्द बोल दिए और आप 50 शब्द में करके आ गए, आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा निबंध लिखने का अभ्यास करते रहे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ अतिरिक्त पॉइंट है, और मिलते हैं एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, और जो भी सुझाव है, जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।